So today we shall discuss about the numericals, especially first we shall confine ourselves to the NCERT problems. Though many numericals has been removed from your course, in this year they will not be such question will not be coming to your examination. तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। और दूसरी चीज जो न्यूमेरिकल्स जिस तरह के आते हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में, उस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है नहीं, इसलिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ईएमपी से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का बताएंगे, उसी क्वेश्चन को आपको करना है। तो यहाँ पीवाई क्वेश्चन जो लिखा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो न्यूमेरिकल का वो हम करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग यहाँ करते हैं 8.3 एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है 8.3, दैट इज आस्किंग व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ 10 to the power -10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। तो एक चीज आप जान लो, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या किसी भी वेव में, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा सेम होती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे एक्स-रे हो, रेडियो वेव हो, इंफ्रारेड हो, गामा रेज हो, विजिबल रेज हो, कोई भी वेव हो, उनकी वेवलेंथ अलग हो सकती है, उनकी वेवलेंथ अलग हो सकती है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? द वेलोसिटी विल ऑलवेज सेम। ये आंसर आप लिखेंगे और कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू c, और c इज इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो उसकी वेलोसिटी है, चाहे वो एक्स-रे हो जिसकी वेवलेंथ यहाँ दी हुई है 10 to the power -10 मीटर, या चाहे रेड लाइट हो जिसकी वेवलेंथ यहाँ दी हुई है 6800 एंगस्ट्रॉम, और चाहे रेडियो वेव हो जो 500 मीटर की वेवलेंथ हो, इन सब की वेलोसिटी क्या होगी? यही होगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 8.4 दिया हुआ है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन अ वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 8.4 देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। ये कह रहा है एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन अ वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन, किधर मूव कर रहा है? z डायरेक्शन। तो आपको तो याद है ना, हमने बताया था आपको कि अगर ये z है और आपका जो वेव है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा। यानी अगर ये z है तो ये आपका क्या होगा? इसको आप y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या तो y डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में होगा, या वाइस वर्सा, यानी मैग्नेटिक फील्ड या तो y डायरेक्शन में होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही ये पूछ रहा है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें वेलोसिटी यानी उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी दी गई है। तो व्हाट यू कैन से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स? तो हम क्या कह सकते हैं? E and B, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन किस प्लेन में होंगे? XY प्लेन में। यानी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है y डायरेक्शन में होगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में होगा, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो y इसका या x होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में होगा। यानी E and इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन XY प्लेन, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, और क्या पूछ रहा है इसके बाद? एक छोटी सी चीज और पूछ रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी वेव की दी हुई है, इसी में छोटा सा फॉर्मूला लगा देता है। ये कहता है कि इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 30 × 30 मेगाहर्ट्ज। तो मेगा का मतलब आप जानते ही हैं मिलियन, यानी 30 × 10 to the power 6 हर्ट्ज। ये हो गया ये इसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये कह रहा है कि आप बता दो इसका वेवलेंथ क्या होगा। तो आप जानते ही हो कि c इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इनटू लैम्डा।
या वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द वेव और टाइम, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी 1 अपॉन t फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है, लैम्डा निकालना है, तो c = 3 × 10⁸ हो गया, एंड जब फ्रीक्वेंसी इधर ले आओगे तो ये हो गया 3 × 10⁷, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगा तो बचेगा कितना? 10। इसका मतलब वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 10 मीटर्स। तो चलिए ये सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 8.5, अ रेडियो कैन ट्यून इन एनी स्टेशन। एक रेडियो जो है वो ट्यून किया जा सकता है किसी भी स्टेशन पे, कहां से कहां तक? 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। तो करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ बतानी है, तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। कहां से कहां तक जो है ये ट्यून कर रहा है? ये ट्यून कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी पे। जैसे ही मतलब आपने देखा होगा कि अगर मान लो आपको विविध भारती लगानी है तो आप जैसे ही 100 हर्ट्ज पे आते हैं वहां पकड़ना शुरू कर देता है आपका विविध भारती, और जैसे ही 105 पे जाते हैं एकदम क्लियर पकड़ने लगता है। और कहां तक जो है आवाज आती रहती है? 110 के बियॉन्ड जो है आपका जो ट्यूनिंग है वो टूट जाता है और विविध भारती नहीं आता है रेडियो पे। तो वही ये बात कर रहा है कि जैसे ही हम किस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच रहे हैं? 7.5 मेगाहर्ट्ज पे पहुंच रहे हैं। मेगाहर्ट्ज का मतलब आप समझ ही रहे हैं, 7.5 × 10⁶ हर्ट्ज। और उसके बाद कहां तक ये बात, ये सिग्नल को कैच किए रह रहा है? ये सिग्नल को कैच किए रह रहा है 12 मेगाहर्ट्ज तक। चलिए ये भी हो गया, यानी 12 × 10⁶ हर्ट्ज, यहां तक ये इसको रिसीव कर रहा है। अब कह रहा आप ये बताइए कि इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का बैंड क्या होगा? यानी पहले हम इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का बैंड निकालने तो λ1 क्या हो जाएगा? c/μ1। तो फिर c तो सबके लिए सेम होगा, तो ये कितना हो जाएगा? c की वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁸ अपॉन 7.5 × 10⁶। अब सॉल्व कर लो आप, तो ये ऊपर जाएगा तो ये यहां ऊपर बचेगा 300 और नीचे होगा 7.5, या इसको कितना लिख लो? तो कितना आ गया? 40 मीटर। इसी तरह आप λ2 निकाल लेना, तब c/μ2 निकाल लेना, देख लेना कितना आ रहा है, ये आपके लिए है। तो ये इसका वेवलेंथ रेंज हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। इस तरीके से हमने 8.5 सॉल्व कर लिया। अब 8.6 देखिए, अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट इन मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद फ्रीक्वेंसी। एक जानते हो ना, आपको हमने बताया था अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना तो कैसे प्रोड्यूस करोगे? बाय एक्सीलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज। तो वही चीज ये कह रहा है 8.6 में, क्वेश्चन नंबर 8.6 में ये बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8.6 में ये बात कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁹ हर्ट्ज, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप जानते हो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होगी। तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर ये है तो ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ईएम वेव फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? इतनी ही होगी। चलिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8.7, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज 8.7, द एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम V0 is equal to 510 नैनो टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 510 नैनो टेस्ला। 510 नैनो टेस्ला का मतलब क्या? 510 × 10⁻⁹ टेस्ला। चलिए
दैट इज 510 into 10 to the power minus 9। ठीक है, इसके बाद दिस इंप्लाइज कि नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, दिस मच, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आप जान रहे हो कितना होगा, 10 to the power minus 8 और माइनस 10 to the power minus 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 153 न्यूटन पर। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज 8.7। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8.8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.8 में कह रहा है ये, सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, इसका एम्पलीट्यूड है E नॉट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलम, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ये कह रहे हैं कि ये है 50 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज का मतलब आप जानते ही हैं, दिस मच हर्ट्ज। डिटरमिन B नॉट ओमेगा k and y, find the expression of for E and D। ये एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस एक मैं आपको ऐसे सॉल्व करा दे रहा हूं, बट इट इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। जनरल इक्वेशन जो होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t, ये, और B का जनरल इक्वेशन लिखेंगे B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा, ठीक है, जिसमें E नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, B नॉट मैक्सिमम वैल्यू है। अगर फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है तो हम ओमेगा t की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई t, यही होता है ओमेगा इज इक्वल टू, सर 2 पाई न्यू, तो 2 पाई ऐसे आप छोड़ दीजिए और न्यू की वैल्यू है दिस मच, यानी 50 into 10 to the power 6। सॉल्व कर लीजिए, ये 100 हो जाएगा, 100 यानी ये हो जाएगा पाई, ऐसे ही छोड़ दीजिए पाई के फॉर्म में, और ये हो जाएगा 10 to the power 8 रेडियन पर सेकंड। तो एक चीज तो हमारे पास आ गई। अब अगली बात वेवलेंथ की बात है, क्योंकि k इज इक्वल टू जो होता है दैट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा। k की वैल्यू जो है, यहां हम इसको निकाल के देखेंगे कि k की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम इसको कैसे करेंगे। या ये आप याद रखिएगा, यहाँ k इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन c, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे बाद में आप देखोगे तो आपको वही मिलेगा 2 पाई, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई न्यू, और c इज इक्वल टू कितना होता है, c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, वही 2 पाई अपॉन लैम्डा ही आपको मिलेगा, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए या c, अगर ऐसे हम निकाले तो ये ज्यादा बेटर है क्योंकि हमारे पास ओमेगा और c ऑलरेडी मौजूद है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ओमेगा वाज व्हाट, पाई इनटू 10 टू द पावर 8, और c इज इक्वल टू कितना होता है, 3 इनटू 10 टू द पावर 8, तो ये कैंसिल हो गया है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पाई बाई 3, पाई बाई 3 आप जानते हैं कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तो हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये कह रहा है ना कि हमें फाइंड क्या करना है, हमको वेवलेंथ भी चाहिए, तो वेवलेंथ फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। चलिए वापस इधर चलते हैं, रिमेनिंग पार्ट इधर कर देते हैं। तो वेवलेंथ अगर हमें चाहिए होगा तो वेवलेंथ तो हमको पता है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, c अपॉन न्यू, और c है 3 into 10 to the power 8, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ईएम वेव की वो कितनी है, 50 into 10 to the power 6, 50 into 10 to the power 6। ईएम वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, वही फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी।
ये चीज कंफ्यूज मत होइए जरा सा। तो हमारे पास ये मिल गया इसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300/50, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो वेवलेंथ भी हमारे पास आ गया। तो हमें क्या क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड बी नॉट। अच्छा बी नॉट फाइंड करना है, हमको पता है कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है, यानी 3 × 10⁸ होता है। और हमें फाइंड करना था बी नॉट। बी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई नॉट अपॉन 3 × 10⁸। ई नॉट की वैल्यू आप देख लो कितनी है 120 है, तो इसको लिख लेते हैं 120/3 और ये 10⁻⁻8 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 × 10⁻⁸, या आप कह सकते हो 4 × 10⁻7 व्हाट टेस्ला। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब हमसे कह रहा है आखिर में देखिए हमने ओमेगा निकाल लिया, वेवलेंथ भी निकाल दिया है। अच्छा वेवलेंथ नहीं निकला है, कोई दिक्कत नहीं है, वेवलेंथ भी चाहे तो हम अच्छा निकाल दिया, वेवलेंथ भी निकल गया, हमने k निकाल दिया, चाहे 2π/λ से करके देखिए तभी π/3 आएगा, चाहे या ω/c का लीजिए तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये हालांकि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ये रिलेशंस हार्मोनिक फंक्शन के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे की शर्त इनकी है कि साहब आप एक्सप्रेशन बना दीजिए e और b का, यानी ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन आप इसको बना दीजिए। e नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है 120 दिया है, 120 sin लिख दिया, kx की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, ये हो गया आपका k की वैल्यू आपके पास कितनी आई π/3, ये लिख दिया π/3 x। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, ओमेगा की वैल्यू आई है π × 10⁸ ये हो गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया फॉर e। अब b के लिए आ जाते हैं, तो b b नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 4 × 10⁻⁷ sin ओमेगा kx के बाकी चीजें तो वही हैं जो इसके लिए हो। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया फॉर e एंड b, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आने बंद हो गए, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। तो 8.8 का समापन हम लोगों ने कर लिया। 8.9 जो है आगे हम पढ़ेंगे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो 8.9 अभी आप छोड़ देंगे। 8.10 की बात करते हैं, चलिए 8.10 8.8 हो गया, 8.10 की बात करते हैं और देखिए 8.10 A plane electromagnetic wave, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 × 10⁻10। इस तरह से ये वाइब्रेट कर रही है। एंड एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का मतलब क्या ई नॉट, वो है 48 वोल्ट/मीटर। चलिए ये भी हो गया। अच्छा जी, अब ये कह रहा है आप बताओ कि इसका वेवलेंथ क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सीखा तो है कि क्या होगा c/λ और c/ν होगा। c की वैल्यू 3 × 10⁸ हो गई और ν आपने पहले ही दे रखा है, ये हो गया क्लियर 10⁻10। ये ऊपर जाएगा तो 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻2 मीटर। ये हो गया हमारा वेवलेंथ। ये हो गया a ये पूछा है इसने। तो b कहा है कि आप ये बता दो कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो वो भी हमें पता है कि E0/B0 = 3 × 10⁸ होता है, c होता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B0 = कितना हो जाएगा, दैट विल बी E0/3 × 10⁸ और E0 की वैल्यू आपके पास यहां दी हुई है, दैट इज 48/3। दिस विल बी कितना आएगा 16
10 to the power -8 या 1.6 into 10 to the power -7 कर दीजिएगा अगर बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो गया जी हैं दिस मच टेस्ला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है शो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अच्छा एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जो एनर्जी होती है ना एनर्जी डेंसिटी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है आपको याद होगा, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर है जी। और मैग्नेटिक फील्ड बीडी क्या है? देखो ये एनर्जी डेंसिटी, ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। याद करना बहुत आसान है 1/2 मैग्नेटिक फील्ड में एप्सिलॉन की जगह कांस्टेंट क्या होता है? वो होता है म्यू 1/μ या म्यू नॉट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा v0 स्क्वायर है जी, ये हो जाएगा। अच्छा एवरेज कितना होगा? तो एवरेज जो होगा वो इसका भी हाफ होगा। ये तो टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है आमतौर पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन एवरेज वैल्यू जो होगी एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी? हाफ ऑफ द ईडी। तो ईडी खुद जो है एनर्जी डेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो खुद कितनी है 1/2। तो ये टोटल कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ई नॉट स्क्वायर। ये चीज अब आपको ये शो करके दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू बीडी, इसके बराबर है। और बीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी बीडी की अगर एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज बीडी एवरेज जो होगा बीडी का जो एवरेज होगा वो भी कितना होना चाहिए 1/2 टाइम्स ऑफ दिस मच, यानी 1 दिस मच आना चाहिए आपके पास। ये प्रूफ करना है कि ये चीज जो है इसके बराबर है, यही आपका सी पोर्शन है इसका। ए और बी ये है, सी ये है। तो इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो? आप जानते हो कि ई जो है वो किसके बराबर होता है? इसको आप ट्रांसफॉर्म करो और देखो कैसे इसको कर सकते हैं। यहां थोड़ा सा कर लेते हैं पहले। हमें ये मालूम है कि ई नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? सी होता है जी। यानी ई नॉट ये मानो हमारा पहला इक्वेशन है, ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी नॉट सी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। पुट दिस वैल्यू इन वन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट पहले से हमारे पास फिर क्या मिल जाएगा? ई नॉट ई हाँ यानी अब हमारे पास ये देखो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल का एवरेज जो है 1/4 टाइम्स कितना है? ई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ई नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी नॉट सी का होल स्क्वायर, क्योंकि किसके बराबर है? ई नॉट के बराबर है। यानी ये हो गया हमारे पास कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा जी चलिए आपने ये भी सीखा था C इज इक्वल टू क्या होता है? C इज इक्वल टू अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये भी सीखा था। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर C इज इक्वल टू दिस मच है तो C स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी अब C स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दीजिए आप।
तो देखिए कितना हो जाता है, तो ये डी एवरेज कितना आ जाता है। चलिए यहां से देखते हैं 1/4, एप्सिलॉन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, सी स्क्वायर की जगह आप क्या रख देंगे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया 1/4 बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज। तो हमने प्रूव कर दिया कि एवरेज जो आपका एवरेज एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिकल का, दैट इज दिस मच इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही प्रूव करना था सी में। तो बाकी जो काम चलाओ क्वेश्चंस थे वो हमने एनसीईआरटी के आपके कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके, कुछ एक क्वेश्चन 8.15 है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। बाकी आप आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं एनसीईआरटी के, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। भाई मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अदरवाइज बाकी तो ऐसे ही है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे 8.15 की, जो थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन है, अदरवाइज से बाकी बेकार ही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट इज यूज्ड शॉर्ट वेव बैंड्स, शॉर्ट वेव बैंड्स का यूज किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपने देखा होगा रेलवे का जो ड्राइवर होता है वो एक वॉकी टॉकी रखा रहता है, वो पीछे गार्ड के पास एक वॉकी टॉकी होता है, एक ड्राइवर के पास होता है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ड्राइवर और गार्ड के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो वो क्लियरेंस जो है ना रेडियो सिग्नल का, जो आपकी आवाज है वो खराब होती जाएगी, और बहुत डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो और खराब होगी। कारण यही है कि आप तो जानते हो ना कि एनर्जी जो होती है किसी वेव की वो होती है E = h न्यू या h × c/λ, या आप यूं कहें, दोनों ही तरह से हम समझा रहे हैं आपको। अगर वेवलेंथ बहुत बड़ा हुआ, एनर्जी क्या होगी बहुत कम हो गया। यूं कहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हुई तब तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम हुई तो एनर्जी बहुत कम होगा। और आपका रेडियो वेव जब एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है तो कैसे जाता है, जमीन के रास्ते जाएगा या रास्ते हवा के रास्ते भी जा रहा है, तो बीच में पेड़ पड़ रहा है, मकान पड़ जा रहा है, तो क्या होगा उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती जाएगी। एनर्जी क्या होगी उसकी एब्जॉर्ब होती जाएगी। अगर आपका वेव क्या है बहुत बड़ा है, शॉर्ट वेव नहीं है बहुत बड़ा है, तो क्या होगा इट्स एनर्जी विल बी if short wave is not used, instead a very long wave is used for radio wave transmission, so what will happen ki the most of the energy will absorb by the ground and the other hurdles lying between the speaker and the receiver। किसी मैसेज को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो एक कौन होगा, एक स्पीकर होगा या सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। उसके बीच की जो जगह है वो मीडियम है, मीडियम में क्या होगा पेड़ पौधे हैं, जमीन है और सारी चीजें हैं, वो क्या करेंगी एनर्जी ऑफ वेव को एब्जॉर्ब करती जाएंगी और क्या करेगा एनर्जी वेव की कम करती जाएगी, इतनी कम कर देगी कि आप जो मैसेज भेजना चाह रहे होंगे उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल घट जाएगा और आपकी बात कोई समझ नहीं पाएगा। तो दैट इज व्हाई इसमें सीधे आप लिखेंगे शॉर्ट वेव इज यूज्ड बिकॉज its energy is high and can be transmitted to long distances। जी ये मामला है आपका। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, ये भी आ गया और कोई जरूरत नहीं, कम्युनिकेशन हट गया है। ऑप्टिकल एंड रेडियो स्कोप्स आर built on the ground but X-ray astronomy is possible from satellites orbiting the earth। अच्छा ध्यान से सुनिए,
दूरबीन से तारे देख सकते हैं, है ना। उसको ये कह रहा है, उस टेलीस्कोप का नाम इसने दे रखा है क्या, उस टेलीस्कोप का नाम इन्होंने ऑप्टिकल टेलीस्कोप दे रखा है। आप देखेंगे रेडियो टेलीस्कोप्स भी होते हैं, उनका भी यूज हम कहाँ करते हैं, जमीन पे करते हैं, जमीन से कर सकते हैं। लेकिन एक्सरे टेलीस्कोप जो होते हैं उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, आसमान में जाना पड़ता है, अंतरिक्ष में, स्पेस में। उसको जमीन पे यूज नहीं कर सकते, कारण बता रहा हूं आपको, बहुत ही आसान सा कारण है। आपका जो एटमॉस्फेयर है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ द वेव। तो रेडियो वेव्स, आपने पढ़ा होगा कि रेडियो वेव और जो विजिबल रेज है, रेडियो वेव्स और विजिबल रेज को भी एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, बट इट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट कंप्लीटली। यानी चांद से जो रोशनी आ रही है वो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन सारा नहीं करता है। कुछ रोशनी यानी कुछ लाइट रे आप तक आती है, इसलिए आप चांद या सूरज की इमेज देख पाते हैं। रेडियो वेव्स के साथ भी ऐसा ही है। Some part of the radio wave is absorbed by the atmosphere, but most of the radio wave is sent to the earth. तो जब अर्थ तक आ जा रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी इमेज जिस तारे से आ रही है वो रेडियो वेव या जो विजिबल रेज जिस तारे से आ रही है उसको हम जमीन पे देख सकेंगे। लेकिन अब मामला एक्सरे का है। एक्सरे इज बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर खुद आप लिखेंगे। मैंने आपको बताया रेडियो टेलीस्कोप एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप कैन बी यूज्ड ऑन द अर्थ बिकॉज रेडियो वेव्स एंड visible rays is not completely absorbed by our atmosphere. So the image of the distant object like star and moon can be seen from the earth. Whereas यही important है, whereas X-ray is completely absorbed by our atmosphere, है ना। तो light या X-ray coming from distant source cannot be received on the earth. क्यों भाई, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, सूरज चांद और सितारे जो भी हैं आपके, वहां से आपकी अगर एक्सरे आ रही है तो वो सारा का सारा तो आप कौन एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया, आप तक क्या आया, कुछ नहीं। तो कोई सूचना ही आपको नहीं मिल पाएगी। दैट इज वाई इफ वी वांट टू कलेक्ट सम डाटा और इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सरे विद रिगार्ड टू एनी स्टार, मून और प्लैनेट, then we have to send our telescope, X-ray telescope in the space. स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां एक्सरे आराम से वो रिसीव कर लेगा। तो इसका क्लियर आंसर हुआ। चलिए बी हमने बता दिया। क्या इसका आंसर है कि विजिबल एंड रेडियो wave is not completely absorbed by atmosphere, whereas X-ray is absorbed completely by atmosphere. चलिए साहब, तो ये चीजें तो ऐसे भी बता दी हमने आपको। सी इसमें है ऑप्टिकल एंड, अच्छा सी था ये, सॉरी ये बी नहीं था, ये सी था। बी तो ये था, इज इट नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। हाँ, रीजन वही है कि इफ वी देखो सैटेलाइट, अगर हम रेडियो वेव यूज करेंगे ना तो रेडियो वेव जो है थोड़ी छोटी दूरी तक ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। वाई? क्योंकि रेडियो वेव की आप जानते हो फ्रीक्वेंसी कम होती है, सो इट हैज वेरी स्मॉल एनर्जी, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट टीवी सिग्नल टू अ लार्ज एरिया, बहुत दूर दूर तक फैलाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करना होगा, या ऐसे किसी मीडियम का यूज करना होगा कि वो कमजोर वेव जो है उसको दोबारा एम्पलीफाई करे और दूर तक भेज सके।
इसके लिए हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। सैटेलाइट में बूस्टर लगा होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करता है, उनको एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, फिर आगे भेजता है। तो बी वैसे कम्युनिकेशन का है, यहाँ पे सिलेबस से हट चुका है। डी की बात करते हैं, सी को हमने बता दिया है। द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, बताया था ना आपको कि ओजोन लेयर कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फीयर पे होता है, और किससे प्रोटेक्ट करता है हमको, यूवी रेज से। इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वही चीज है कि आप बताइए ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। व्हाई? तो रीजन आप क्या देंगे, इट प्रोटेक्ट us from UV rays which cause cancer। ठीक है, तो ओजोन, इसका आंसर यहां से लिखिएगा, ओजोन प्रोटेक्ट us from UV rays which cause cancer। तो इसलिए हमारे लिए क्रूशियल है। ई, इफ द अर्थ डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर। अच्छा, ई वाला चीज आप जान लीजिए, कितने आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको शुरू से ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया जा रहा है लेकिन अभी नहीं समझ में आया होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। सन, देखो, जब कोई वेव जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो पतला होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, पतला होगा, यानी उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, उसका साइज छोटा होगा, पतला होगा। हाई एनर्जी में एनर्जी ज्यादा होगा तो रिलेशन आपको याद है, ये रिलेशन आपको मिलेगा, यही रिलेशन आपको याद रखने ये चीज करना है। क्वेश्चन नंबर जो ई है कि आप जानते हो कि E इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है, या सॉरी एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एच न्यू होता है, या एच सी बाई लैम्डा। यानी जो वेवलेंथ जितना मोटा होगा, यानी जितना बड़ा होगा, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और जो वेव जितना छोटा होगा, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ वेवलेंथ, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होता है, ये अगर आपका अर्थ है और ये आपका एटमॉस्फेयर, दिस इज योर अर्थ और ये आपका एटमॉस्फेयर है। तो क्या होता है, जब सन यहां से आया, सन ये आपका सूरज है जी, तो सूरज से जो रोशनी आई उसमें से बहुत सा हिस्सा आपका किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर में, और इसकी मोटाई क्या होगी, अब आगे बढ़ जाएगी। देखो ये मोटा हमने देखा है, अब रेस मोटा होगा। क्यों मोटा होगा, क्योंकि इसका एक हिस्सा ये एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया तो पहले हमें इसकी एनर्जी 20 जूल थी, 2 जूल तो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए क्या हो गया, बड़ा हो गया, मोटा हो गया। अब आगे क्या होगा, पृथ्वी से टकराने के बाद ये कोशिश करेगा बाहर जाने के लिए, लेकिन क्योंकि अब ये मोटा हो चुका है, इसको आने का रास्ता कब मिलता है, इतना, जब इतना इसमें जो एटमॉस्फेयर में जो छेद है हमारे, वो केवल पतली रेस को अंदर आने देता है, पतले रेस को अंदर आने दिया इसने, लेकिन अंदर आते ही क्या होगा, वो मोटे हो गए तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। तो जब मोटे हो गए तो जब ये वापस जाना चाहेंगे, ये मोटी रेस, तो वापस ये जा नहीं पाएंगे। देखो यहाँ से रिटर्न होना चाह रहे हैं, ये भी साफ रिटर्न होना चाह रहे हैं, ये भी साफ रिटर्न होना चाह रहे हैं, वापस हो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये मोटे हो चुके हैं और इनको रास्ता मिलेगा ही एटमॉस्फेयर से जाने का। इसके बाद क्या होगा, और इनकी एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब होगी एटमॉस्फेयर, दोबारा और मोटा होके क्या होगा, और मोटा होके दोबारा रिटर्न होगा अर्थ पे, ये भी रिटर्न होगा अर्थ पे और मोटा होके, क्योंकि और एनर्जी इसने एटमॉस्फेयर के बीच गवा दी, ये भी और मोटा होगा। तो इन दिस वे यू आर सीइंग दैट द एनर्जी, ये एनर्जी जो है, एनर्जी क्या हो गई, ट्रैप हो गई, किसके बीच ट्रैप हो गई, अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस, और ये आपका एटमॉस्फेयर है। तो क्या होगा, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, द ग्रेजुअल राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के टेम्परेचर में धीरे धीरे बढ़ोतरी को, वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और क्यों होता है, ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट
अर्थ सरफेस। तो समझ में आया व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द ग्रेजुअल राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इसको नोट करेंगे आप, पूछूंगा मैं आपके बारे में। द ग्रेजुअल राइज या स्लो राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस। ये होगा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सीधी सी बात है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट? आपका ये एटमॉस्फेयर। चंद्रमा की हालत आप जान लीजिए, दिन में वहां टेम्परेचर क्या होता है? हजारों डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। यानी दिन में आप क्या हो जाएंगे? भाप बन जाएंगे, और रात में जम जाएंगे। इतना ज्यादा जम जाएंगे कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये हमको क्या करता है? हमको जिलाए रखा है। इसने अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन किए रखा है, जीने लायक। यानी कितना? लगभग 40 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसने मेंटेन कर रखा है हमारे अर्थ का टेम्परेचर, ताकि जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी जिंदा रह सके। और ये कौन सा, ये जीवनदायी जो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है या मेंटेन रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस, है ना? तो ये चीज, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप समझ लीजिए, भूलिएगा नहीं कभी जिंदगी में। If the earth did not have an atmosphere, would the surface temperature be higher or lower than it is now? ये बात ये कह रहे हैं कि अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा होता है कि कम होता? सीधी सी बात है भाई, ये एटमॉस्फेयर ही इसको क्या दे रहा है? टेम्परेचर दे रहा है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो व्हाट? द ग्रीन हाउस इफेक्ट विल रिमूव एंड द टेम्परेचर विल स्लो डाउन, या टेम्परेचर विल डाउन। टेम्परेचर क्या होगा? नीचे चला जाएगा। तो टेम्परेचर विल रिड्यूस, ठंडे हो जाएंगे हम, जैसे पोलर कैप्स हैं उस तरीके से। तो ये भी आगे क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर F जो है, हालांकि ये बहुत बाद में आपको जानना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सम साइंटिस्ट हैव प्रेडिक्टेड दैट ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर ऑन द अर्थ, कि आप जानते हैं कि आजकल सारे देशों के पास क्या है? खिलाने के लिए गरीबों के पास, उनको देने के लिए आटे दाल चावल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सबके पास क्या है? हथियार है, न्यूक्लियर वीपन है। 50-50 जो है परमाणु बम बना के रखे हुए हैं, चाहे भले पड़ोसी के यहाँ डालें और उसकी वजह से अपने यहाँ भी उड़ जाएं, उसका कोई चिंता नहीं है, लेकिन सबने रखा है। तो उसी पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सम साइंटिस्ट हैव प्रेडिक्टेड दैट ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर ऑन द अर्थ वुड बी फॉलोड बाय अ सीवियर न्यूक्लियर विंटर। देखो ये भी ग्लोबल इसी से रिलेटेड है, किससे? कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है, कि एक बार आपने बम डाल दिया, सारे लोग खत्म हो गए, तो मामला वहीं नहीं खत्म होता है। बाद में क्या होगा कि एक ग्लोबल विंटर छा जाएगा पूरे दुनिया में, एक ठंड आ जाएगी पूरी दुनिया में। तो वो ग्लोबल विंटर जो है, व्हाट माइट बी द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन, मतलब ये किस आधार पर वो प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर न्यूक्लियर वार होता है तो ग्लोबल विंटर आएगा। तो उसका रीजन ये है, ये आपका अर्थ और ये आपका एटमॉस्फेयर है जी। तो क्या होगा, अभी आपका अर्थ गर्म इसलिए है कि यहाँ आपकी सनलाइट आ रही है जी, सनलाइट आ रही है। अभी आपकी सनलाइट यहाँ केवल किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है? केवल आपके एटमॉस्फेयर के द्वारा। लेकिन वंस जब आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिराते हैं साहब, तो केवल ये नहीं तो फट गया, लोग मर गए, इतना ही नहीं होता है। होता ये है कि बिलियंस एंड बिलियंस ग्राम्स ऑफ सैंड एंड स्मॉल पार्टिकल लेट गेट सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये जो पृथ्वी से निकले, ये क्या हो जाएंगे? ऐसे सस्पेंड हो जाएंगे और एक डुप्लीकेट एटमॉस्फेयर बना लेंगे। पार्टिकल्स का एक डुप्लीकेट एटमॉस्फेयर बना लेंगे, जो इस सनलाइट को और ज्यादा, पहले जो इतना पहुंच रहा था अब इतना भी नहीं पहुंचेगा, अब इतना पहुंचेगा, अब इतना पहुंचेगा। समझ रहे हो? पहले जो इतना जो है सनलाइट पहुंच रहा था, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर अभी जैसा है। लेकिन जब एक बार परमाणु बम आप गिरा दोगे, न्यूक्लियर बम गिरा दोगे, व्हाट विल हैपन? अ डुप्लीकेट एटमॉस्फेयर विल फॉर्म ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, है ना?
and this duplicate atmosphere will absorb most of the sunlight. समझ रहा है आप? वो जो डुप्लीकेट एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ बम के एक्सप्लोजन की वजह से, वो क्या करेगा, आपके सनलाइट का मोस्ट ऑफ द सनलाइट, सन का मोस्ट ऑफ द सनलाइट विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय दिस डुप्लीकेट एटमॉस्फेयर। और क्या होगा कि आपके पास जो गर्मी अभी पहुंच रही है वो पहुंचेगी नहीं और चारों तरफ ठंडी ही ठंडी छा जाएगी, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, मैंने बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है। कृपा सॉरी, आप आस्तिक हैं तो आस्तिक बने रहिए, मैं नहीं कहता हूँ आप नास्तिक बने, तो रोज सुबह उठ के पूजा करिए। ऐसे किसी मूर्ख के हाथ में देश की सत्ता न है जो अपने सत्ता के नशे में इस तरह के एक्सप्लोजन्स कर दे, परमाणु बम गिरा दे इधर उधर कुछ देर के लिए, तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन वो बात का खतरा पूरी दुनिया के लिए है। तो ऐसे मूर्खों से आप रोज प्रे करिए कि ऐसे लोगों के पास सत्ता न आए। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी। सेकेंड जो बोर्ड में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुत पॉपुलर टाइप के, हालांकि वो तुरंत आप देखते ही समझ जाओगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे मिलते हैं, एक और वीडियो से हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस